हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन जो हमारा जो मेन हेडिंग है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। एंड इसकी इसके और भी क्लासेस आएंगी। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेकेड आइज, फॉर दैट वी नीड माइक्रोस्कोप। ओके। एंड अगर मैं बात कहूँ तो जब हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, वायरसेस की, फंजाई की, प्रोटोजोआ की, या सम माइक्रोस्कोपिक अलगई के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बेसिकली आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फाइकोलॉजी की। तो अगर हम फाइकोलॉजी को हम एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, और बेसिकली तो स्टडी ऑफ अलगई होती है। जब हम अलगई को स्टडी करते हैं उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। और अगर मैं अलगई के बारे में बात करूं तो अलगई जो होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और वो पानी में पाए जाते हैं। एंड ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, या ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं जैसे कि सीवीड। एंड बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो दैट इज अबाउट द फाइकोलॉजी। नाउ जो फर्स्ट टॉपिक हम जो इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी के अंदर लेने वाले हैं, तो दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोबियल वर्ल्ड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। तो उसके बारे में हम जानकारी आज गेन करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, जो कि स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्मॉल सिंपल एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो भी नहीं होता है। और जो हमारा डीएनए होता है दैट इज सर्कुलर डीएनए हमारा प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसी को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अगर हम जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका ई कोलाई। नाउ अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं एंड इंक्लूड ईस्ट एंड मोल्ड। तो नाउ व्हाट इज यूकैरियोटिक? तो यूकैरियोटिक बेसिकली लार्जर होते हैं साइज में, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है। उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है एंड उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है विथ लीनियर डीएनए। तो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो दैट इज योर फंजाई। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोएबा। एंड अगर हम अलगई के बारे में बात करें तो वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो वो ए सेलुलर होते हैं, रिक्वायर होस्ट सेल टू प्रोड्यूस। तो अगर हम ए सेलुलर के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज ए सेलुलर? जिसके अंदर नो ऑर्गेनल्स, मतलब जो कोई भी सेल है या जो भी बॉडी है उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो दैट इज ए सेलुलर। ओके। उसी को हम वायरसेस बोलते हैं। तो ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हम और भी डिटेल में आने वाली क्लासेस में और भी डिटेल में इसको कवर करेंगे। नाउ हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले तो डीकॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इसका इम्पोर्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स आपके डीकॉम्पोजिशन में जब जब कोई भी बॉडी डेड हो जाती है तो उसको डिग्रेड करने में, उसको लाइक डिकम्पोज करने में
माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसके अंदर हमें माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। अगर सेकंड चीज है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर हमें नाइट्रोजन को फिक्स करना है फॉर दी प्लांट्स, तो उस केस में भी हमें माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद इसका यूज मेडिसिन में भी होता है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एक्सेट्रा में भी इनका यूज होता है। और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, उसके लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। एंड कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स व्हाट, कि वो डिसीज कॉज कर सकते हैं, दे कैन कॉज डिसीज। ओके, तो दैट इज पैथोजेनिक। नाउ अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल न्यूट्रिशन की। तो माइक्रोबियल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है दैट इज कार्बन सोर्स। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ठीक है। एंड माइक्रोब्स जो होते हैं वो उसका यूज करते हैं टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। तो जो सोर्सेज होते हैं बेसिकली, अगर मैं ऑटोट्रॉफ की बात करूं तो ऑटोट्रॉफ में टेक कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेते हैं। और अगर हेट्रोट्रॉफ की बात करूं तो वो ऑर्गेनिक फूड से कार्बन ले सकते हैं। तो दैट इज इट। एंड अगर मैं एनर्जी सोर्स के बारे में बात करूं तो एनर्जी सोर्स फॉर एग्जांपल फोटोट्रॉफ, तो वो सनलाइट का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, एंड अगर कीमोट्रॉफ की बात करती हूँ तो वो केमिकल्स का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। नाउ अगर मैं बात करती हूँ मिनरल्स की, तो ये स्मॉल अमाउंट में चाहते हैं, मतलब चाहिए होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आयरन, मैग्नीशियम। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन की बात करती हूँ तो वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। मैग्नीशियम की बात करती हूँ तो वो एंजाइम एक्टिविटी के लिए चाहिए। फॉस्फोरस एटीपी एंड डीएनए के लिए चाहिए। सल्फर अमाइनो एसिड के लिए चाहिए। एंड वाटर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट for like nutrition. Okay, water is very much important, as you know that. Now अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, और जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। एंड अगर हम एनर्जी सोर्स के बारे में बात करें तो फोटोट्रॉफ जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, बेसिकली लाइट को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंड कीमोट्रॉफ जो होते हैं वो केमिकल को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, एंड देयर आर सम कंबाइंड टाइप्स आल्सो, फॉर एग्जांपल फोटो ऑटोट्रॉफ जो कि लाइट को यूज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस लाइक फूड एंड ऑल। कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। एंड फोटो हेट्रोट्रॉफ जो लाइट और ऑर्गेनिक कार्बन का यूज करते हैं। एंड कीमो हेट्रोट्रॉफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। नाउ अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ की। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व की बात करना चाहूंगी इन अ क्लोज सिस्टम। व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम? अगर हम क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि नो न्यू न्यूट्रिएंट्स एडेड। जब नो न्यू न्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं, मतलब जब हम न्यू न्यूट्रिएंट्स को ऐड नहीं कर रहे होते हैं, और जब हम वेस्ट को रिमूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, ना आपने कोई न्यू न्यूट्रिएंट्स ऐड किया है, ना आपने वेस्ट को रिमूव किया है, तो उसी को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके भी 4 फेज होते हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। तो अगर लैग फेज की बात करूं तो लैग फेज में सेल्स अभी भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेल्स लाइक इन दिस लैग फेज यू कैन सी कि सेल्स अभी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो नो इंक्रीज इन नंबर। ओके, देन वी हैव लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसके अंदर जो होते हैं फास्टेस्ट ग्रोथ देखी जाती है, मतलब सेल डिवीजन रैपिड हो रहा है, ग्रोथ रेट मैक्सिमम है, ठीक है। तो दैट इज योर लॉग फेज। नाउ आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज को ग्रोथ इक्वल टू डेथ रेट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज की, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज्ड अप हो जाते हैं एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं
वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो यूज अप हो गया है, मतलब एक स्टेशनरी फेज आ गया है, जितना भी न्यूट्रिएंट है वो यूज अप हो गया है और जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव डेथ फेज। डेथ फेज में न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं एंड जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसी को हम डेथ फेज कहते हैं। तो ये आपको माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं माइक्रोबियल सेल के अंदर, तो इट कैन बी कैटाबॉलिज्म और इट कैन बी एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, टू रिलीज एनर्जी, फॉर एग्जांपल एटीपी। एंड एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब सिंथेसिस किया जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का एंड इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट इज योर एनाबॉलिज्म। सो that's about it. Now let's talk about the energy production pathways. It can be aerobic respiration and anaerobic respiration. तो aerobic respiration में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं to produce ATP and anaerobic respiration में हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें लेस ATP बनते हैं। एंड फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एंड इसके बारे में हम और डिटेल में करेंगे, इसकी जितने भी डिटेल है वो हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड please subscribe this channel. Thank you so much.